मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। मैं प्रोफेसर सतीश कुमार, जो इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे भारत नेपाल संबंध के ऊपर अपनी व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। भारत और नेपाल दो पड़ोसी देश हैं। किसी भी देश की विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण है अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ साथ उसका संवर्धन करना। कौटिल्य ने कहा था कि जब किसी भी देश की सुरक्षा जो उसकी प्राथमिक नीति होनी चाहिए पर आंच आ जाए तो वह देश किसी भी नीति के द्वारा, चाहे वह सैन्य नीति हो या चाहे वो शांतिपूर्ण नीति हो या किसी अन्य प्रकार की नीति हो, से अपने हितों की रक्षा कर सकता है। साथ ही इस दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के साथ नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान जैसे देश हैं। यदि हम इन सभी देशों को देखें, उनके राजनीतिक स्थिति को देखें, तो बहुत साफ लगता है कि अफगानिस्तान में लगातार आतंकवाद से लेकर अस्थिरता बनी हुई है। हिंसक घटनाएं वहाँ पर लगातार होती है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो हम आप सभी जानते हैं कि यह देश भारत के हित के लिए कितना लगातार मुश्किल करता रहा है और साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी लगातार भारत से मुंह की खाता रहा है। यदि पाकिस्तान के बाद आप भूटान और नेपाल को देखेंगे तो ये दो देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। हम यदि नेपाल को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखें, एक अंतर्राष्ट्रीय कर्ता के रूप में देखें, तो वह भारत के 5 राज्यों से मिलता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यदि इन राज्यों के साथ साथ उसके तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, तमाम ऐसे जो जिले हैं, वहाँ से लोगों का आवागमन लगातार बना रहता है। चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे बिहार के रक्सौल का क्षेत्र हो, दार्जिलिंग के क्षेत्र हो या उत्तराखंड के विभिन्न जो जिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या आवागमन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतना आसान है? क्या इसके लिए पासपोर्ट या वीज़ा की जरूरत नहीं होती? क्या कोई भी नागरिक इतनी आसानी से एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, एक दूसरे के यहाँ समान मैत्रीपूर्ण भाव से रह सकते हैं? इसका जवाब भारत और नेपाल के राजनीतिक और इतने लंबे समय के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रिश्तों में है। 1950 की मैत्रीपूर्ण संधि जो भारत और नेपाल के बीच है, उसके तहत भारत और नेपाल ने एक दूसरे के नागरिकों को समान रूप से तरजीह दी है। दोनों ही देश में आवागमन के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही देशों में जो भारत के पैसे हैं, जो रुपए हैं, वो नेपाल में भी मान्य होते हैं। उस ट्रीटी के, उस संधि के जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसके तहत जब नेपाल भारत से कोई शस्त्र या डिफेंस से संबंधित कुछ खरीदारी करना चाहता है तो उससे भारत से बात करनी पड़ेगी, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। ये बात जो उस समय तत्कालीन 1950 के समय में जो भारत और नेपाल के मध्य
जो जो सहमति बनी थी उसके तहत है। लेकिन नेपाल को आज लगता है कि इस संधि के द्वारा, जहां नेपाल प्राकृतिक रूप से लैंडलॉक्ड था, वहां इस संधि के द्वारा भारत ने इसको लैंडलॉक कर दिया है, इस ट्रीटी ने इसको लैंडलॉक कर दिया है। लेकिन ऐसी बात भारत के दृष्टिकोण से नहीं है। एक इस पर नेपाल के मांगों के अनुरूप एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप बनाई गई है और इसने अपनी जो भी संस्तुतियाँ हैं सो दी हैं, और दोनों सरकार इसे अभी एक्सेप्ट करना उनका बाकी है। लेकिन जो भी जो प्रश्न दोनों तरफ से उठाए गए हैं, दोनों देशों के द्वारा उठाए गए हैं, उसके तहत इसे धीरे धीरे कर कर बहुत सारे जो प्रश्न हैं हमारे बीच में संबंधों को, जो कुछ समय के बाद उसमें टकराव लाते हैं, उसे दूर करने के प्रयास चल रहे हैं। भारत और नेपाल के मध्य सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे दोनों देश एक ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। नेपाल को यदि देखें तो नेपाल से जितने सारी रिवर्स आती हैं, उस सब का जो बहाव है वो भारत की तरफ है। भारत की जितनी नदियां हैं, जो वो कहीं ना कहीं से उसका जो उद्गम है वो नेपाल का उसमें नेपाल के क्षेत्रों का उसमें योगदान है। इससे नेपाल में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो भारत के सहयोग से चलता है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ कभी यदि नेपाल में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो यहाँ पे फ्लड, बाढ़ आ जाती है। तो स्थितियाँ ऐसी है जो भारत के साथ एक तरफ तो सहयोग के साथ भी चलता है, लेकिन प्राकृतिक की स्थिति ऐसी है जहाँ पर यही सहयोग के जो क्षेत्र हैं जैसे जल विद्युत, तो उससे कभी कभी भारत के यहाँ मुश्किलें भी आती हैं। लेकिन दोनों देशों में नेपाल का हमेशा काफ़ी सहयोगात्मक रवैया रहता है और इसके तहत दोनों देश जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो मिलकर उसके समाधान के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं। अभी हाल में ही नेपाल और भारत के संबंध में एक लिपुधारा कालापानी का प्रश्न आया। लिपुधारा और कालापानी का प्रश्न है जिसकी जो जड़ें हैं वो सुगौली 1816 की संधि के तहत उस पर है। नेपाल ने कहा कि इस संधि के तहत जो कालापानी के क्षेत्र है वो हमारे नेपाल पर उसकी संप्रभुता है। लेकिन भारत का कहना है कि उसी संधि के तहत ये सालों से भारत उस क्षेत्र पर भारत का आधिपत्य है और संप्रभुता भारत की है। नेपाल पे जो अभी जो वहाँ पर सरकार है उसने इसे अपने प्रेस्टीज का अपने सवाल माना और इसके तहत उसने वहाँ पे सदन में रखकर, उस पे पार्लियामेंट में रखकर उस पर अपने नए मैप में उस क्षेत्र को शामिल कर लिया। तो भारत ने कहा कि इस तरह से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूल्स के तहत, कानून के तहत ऐसी चीज़ें यदि आप एक तरफा बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी तथ्य के आप ऐसे कोई कार्रवाई करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य नहीं है तो वो कार्रवाई अनुचित है। नेपाल को भारत के साथ मिलकर इसे तथ्यात्मक जो भी आपके पास प्रूफ्स हैं उसको देना चाहिए और तभी इस चीज़ को बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता है। यदि कोई देश, भारत या नेपाल, ऐसी एक तरफा कार्रवाई करता है तो उससे दोनों ही देशों के संबंध और ज़्यादा खराब हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न को सुलझाया फिर नहीं जा सकता। फिर भारत का कहना था कि इसमें किसी तीसरे देश ने नेपाल को उकसाया है ऐसी कार्रवाई करने के लिए, और इसका जो इशारा था वो चीन की बढ़ती नेपाल में हस्तक्षेप की तरफ था, जो भारत ने स्पष्ट रूप से बताया। चीन पिछले बहुत समय से लगातार नेपाल में काफ़ी कोशिश कर रहा है कि नेपाल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही साथ वो नेपाल पे जो ट्रेन्स की सर्विसेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश कर रहा है।
BRI प्रोजेक्ट के तहत नेपाल में चीन की बहुत ज़्यादा धीरे धीरे उसकी बढ़ती जा रही है। नेपाल ने को लगता है कि भारत को जितना ज़्यादा सहयोग देना चाहिए था वह उतना ज़्यादा नेपाल को सहयोग नहीं कर पाता है या नहीं करता है, और इसलिए नेपाल एक संप्रभु देश होने के नाते स्वतंत्र है कि वह चीन जैसे देशों से भी स्वतंत्र होकर अपने आर्थिक नीतियों या अदर जो सामाजिक और राजनीतिक उसके जो निर्णय हैं वो ले। भारत का कहना है कि उससे चीन के निवेश या चीन और नेपाल के मध्य संबंध के ज़्यादा बेहतर होने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन नेपाल को ध्यान रखना चाहिए कि वह भारत का बहुत सालों साल से, शताब्दियों से एक बेहतर संबंध रहे हैं, और वह एक ऐसा पड़ोसी है जिसके भारत के साथ जो बॉर्डर्स हैं वो खुले हुए हैं। उसका नेपाल की भूमि का कोई शत्रु उसका उपयोग भारत के खिलाफ ना करे, और यदि उस वहाँ पर मादक द्रव्यों की तस्करी होती है, शस्त्रों की तस्करी होती है, जाली नोटों की तस्करी होती है, या भारत में कोई आतंकवादी कार्रवाई करके या कोई ग्रुप जो भारत के खिलाफ अवांछित कार्रवाई करके वो नेपाल में जाकर आश्रय लेते हैं, तो ऐसे लोगों पर नेपाल पुलिस को लगातार ध्यान रखना चाहिए और अपने भूमि का उपयोग भारत विरोधी कार्रवाई के लिए न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। नेपाल का मानना है कि भारत एक बड़े भाई की भूमिका इस क्षेत्र में निभाने की कोशिश करता है, जिससे भारत और नेपाल के संबंध लगातार अच्छे नहीं रह पाते हैं। यहीं इस परिप्रेक्ष्य में भारत का मानना है कि वह बड़े भाई की भूमिका बिल्कुल ही नहीं निभाता है, बल्कि वह जो छोटे देश हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करता है, और जहाँ तक संभव है वह उन्हें अपने विकास के लिए योगदान अपनी तरफ से उन्हें एड भी देता है। नेपाल ने बहुत सारे जो जैसे कल्चरल एरियाज़ में, जैसे सोशल एरियाज़ में, जैसे हमारे यहाँ जो बॉर्डर्स के एरियाज़ हैं वहाँ एक दूसरे से शादियाँ भी होती हैं, एक दूसरे से वो लोग डेली बेसिस पे आना जाना भी करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जब मार्केटिंग करनी होती है तो वो एक दूसरे के देश में आ जाते हैं। तो यह बॉर्डर पर कोई ऐसी परिस्थिति बिल्कुल ही नहीं है कि जहाँ पर कोई उनके बीच में कोई रुकावट हो, कोई आना जाना संभव ना हो। शादी ब्याह के लिए भी लोग एक दूसरे के यहाँ आते हैं। खान पान जो क्षेत्र हैं जो हमारे बॉर्डर्स के साथ के हैं, वो एक बिल्कुल ही एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एक कॉमन कल्चर है, एक कॉमन वहाँ पर भाषाएं चलती हैं, उपयोग में आती है, एक ऐसी आत्मनिर्भरता एक दूसरे के ऊपर है, परस्पर निर्भरता का वहाँ पर माहौल है। और बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों देश एक जब भी कोई तनाव आता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इस क्षेत्र के लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे हम मधेश के समय में जब वहाँ पर तनाव था तो उस समय में एक ब्लॉकेड मधेश के लोगों ने किया, और उनका रोष नेपाल में जो संविधान को अपनाया गया था उसके रूप में था, उसके विरोध में था, और वो चाहते थे कि उन्हें उनकी आबादी और उनकी आर्थिक रूप से जितना उनका योगदान है उसके रूप में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में सीट्स मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, और साथ ही साथ उनकी जो नागरिकता है उसमें उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। लेकिन उसके विरोध में जब नेपाल में जब संविधान को लागू कर दिया गया, तब मधेश के लोगों ने वहाँ पर ब्लॉक कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय भारत के साथ संबंध जो बॉर्डर्स लगते थे उससे ब्लॉक कर दिया, उसको अवरुद्ध कर दिया गया। इसके बाद नेपाल और भारत के बीच जो जितने भी सामान, जो ट्रक्स आवागमन हो रहा था, वो सबकी सब आना जाना बंद हो गए। उससे नेपाल में प्रतिदिन के रूप में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे संकट हो गया। हर चीज़ों की जो आवश्यक जो चीज़ों की आपूर्ति थी वो अवरुद्ध हो गई, वो वहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो भारत उस समय नेपाल के लोगों ने कहा
और नेपाल के जो भी मीडिया में या नीति बनाने में या राजनीतिज्ञों ने कहा कि ये भारत के द्वारा जो प्रायोजित ब्लॉकेड है और भारत को इस पे बिल्कुल जो नेपाल के इंटरनल मामलों में, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत का कहना था कि ये चीज़ें नेपाल के ने जो संविधान बनाया है, जो उसके मधेशी लोग जो उस पर अपनी तरफ से संतुष्ट नहीं हैं, तो उनका, चूंकि मधेशी नेपाल के नागरिक हैं और उसी के तहत उन्होंने अपना प्रोटेस्ट, अपना आंदोलन नेपाल सरकार के खिलाफ दिया है और इसमें भारत सरकार का बिल्कुल इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन भारत का मानना है कि जो भी मधेशीज हैं उनका जो वास्तविक, उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसकी रक्षा करना नेपाल के राजनीतिक दलों का कार्य था, दायित्व था और उसको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों के बीच एक परस्पर सद्भाव की बातें बनी रहे। बहुत सारे नेपाल के लोगों का इसके बाद मानना है कि जो भारत है और नेपाल के साथ आजकल संबंध उसके बहुत मधुर नहीं हो रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वहाँ भारत विरोधी भावनाओं का संचार हो रहा है, वो ज़्यादा भावनाएं उभर रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी नेपाल और भारत के संबंध को आगे बढ़ाना है तो हमेशा इसे हमें अपने तत्कालीन फायदों के साथ साथ एक दीर्घकालीन परिस्थितियों में हमें देखना पड़ेगा। भारत और नेपाल हमेशा काफी समय से एक दूसरे के साथ रहे हैं और ऐसा कभी भी ऐसा कोई वक्त नहीं आया है जब दोनों के राष्ट्रीय हित, दोनों देशों ने अपने जो भी डिफरेंसेस हैं उनको मिलकर बैठकर उसको सुलझाया ना हो, उसको दूर करने के प्रयास नहीं किए हों। और यदि कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति या कोई कभी मीडिया का व्यक्ति कोई ऐसी बात को कहता है और जिससे कि दोनों देशों के संबंध प्रभावित हों, तो उसे ऐसी बातें कहने से, अपनी एक तरफा कहने से बचना चाहिए। नेपाल और भारत के संबंध आजकल बहुत अच्छे हुए हैं और मेरा मानना है कि मैं 2-3 एग्जाम्पल्स के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा आपको ये बात मैं कहना चाहता हूं। पहली बात, आप रेलवेज के क्षेत्र में भी देखेंगे, अभी रक्सौल से वीरगंज से उस क्षेत्र में भारत और नेपाल के जो रेलवेज हैं उसको जोड़ने की कोशिश की गई है। अभी तक क्या था कि जो भारत के बॉर्डर्स हैं वहां पर नेपाल के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, वहां तक आ जाते हैं और वो फिर अपना बॉर्डर क्रॉस करके कहीं भी भारत में यात्रा के लिए स्वतंत्र है। लेकिन नेपाल में रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं थी जहां से वो अपने देश के अंदर कोई ट्रेन को पकड़ सके। तो भारत सरकार इस क्षेत्र में उन्होंने प्रयास किया है और अब जल्द ही भारत और नेपाल के बीच एक रेल यात्रा शुरू होने वाली है। भारत ने नेपाल के जो उनका पाइपलाइन है, जो हमने बातचीत किया कि उनके पास जब मधेश का आंदोलन जब चल रहा था तो ब्लॉकेट हो गई, तो इस ब्लॉकेट से उनके हर दिन अत्यावश्यक सामानों की आपूर्ति बंद हो गई। इस सामान में पेट्रोलियम पदार्थ भी थे। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जो ऑयल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है देश के प्रगति में। तो भारत नेपाल को जो पेट्रोलियम उत्पाद होता है उसकी आपूर्ति करता है। तो उस समय वो उस ब्लॉकेट में वो आपूर्ति भी बंद हो गई थी। भारत और नेपाल ने इसके लिए पाइपलाइन को पे अपनी सहमति दी और भारत और नेपाल के बीच अब पाइपलाइन, जो ऑयल पाइपलाइन है, वो ऑपरेशन हो गया है। इससे नेपाल को प्रतिदिन काफी पैसे की बचत होगी, साथ ही जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऑयल की आपूर्ति है वो भी निर्बाध रूप से हमेशा आपकी बनी रहेगी। साथ ही एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट जो हुआ है वो नेपाल और भारत के मध्य पावर सेक्टर में है। नेपाल और भारत चाहते हैं कि पावर के जो दोनों देशों के बीच विद्युत आपूर्ति है वो लगातार बनी रहे और नेपाल में हाइड्रो पावर काफ़ी ज़्यादा है और भारत में भी उसमें
काफ़ी बड़े स्तर पे उसमें तकनीकी सुविधाएं मौजूद है, तो इससे भारत नेपाल को काफ़ी सहयोग कर सकता है और इसके हेल्प में कोशिश कर सकता है, उसके विकास में। एक एरिया हम दोनों देशों के बीच का डिफेंस कोऑपरेशन का भी है। भारत और नेपाल में जो गोरखा रेजिमेंट है, वो काफ़ी उनकी ज़्यादा संख्या, लगभग 1.25 लाख के आसपास की संख्या थी, जो आज तक नेपाल से में वो एक्स सर्विसमैन है, वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग अब नेपाल में हैं। लगभग 1200 करोड़ रुपए का जो उनका पेंशन है, वो अभी भी इंडियन एक्सचेकर से जाता है। इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं और जो नेपाल आर्मी के चीफ हैं, उन दोनों को एक दूसरे में हम लोगों ने अपनी मान्यता दे रखी है, और उसमें जो ऑनर्स रैंक है जो उनके जनरल के, उसको मानद उपाधि उनको हम लोग देते हैं। जो कल्चरल हम दोनों का एक दूसरे के साथ सहयोग है, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। काठमांडू बनारस, लुम्बिनी बोध गया, जनकपुर अयोध्या, इन सबों का जो हमारी सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स हुआ था, उसके तहत दोनों देश एक दूसरे के ये जो प्रदेश थे, ये जो क्षेत्र थे, उसमें धीरे धीरे उसको विकास करेंगे, और जो वहाँ पर हमारा जो हिंदू और जो बुद्धिस्ट और जो हमारे कॉमन कल्चर्स के जो हमारी रिलीजियस धार्मिक जो चीज़ें थी, जो भी हमारे तत्व रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए दोनों देश एग्री हुए हैं। भारत और नेपाल, आप जानते हैं कि सार्क में या बिमस्टेक में मिलकर काम करते रहे हैं, नैम, BBIN, तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ लगातार काम करते रहे हैं, और नेपाल भी लगातार भारत के साथ इस पर काम करता रहा है। जब भी हम नेपाल और भारत की बात करते हैं, तो इसमें एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान बस सर्विसेज का है। जो दिल्ली से काठमांडू की बस सर्विस है, या बनारस से काठमांडू की बस सर्विस है, या हम जो रक्सौल, बीरगंज, सुनौली, भैरवा, जोगबनी, विराटनगर, ये सारे अदर जो सर्विसेज हैं, जो रूट्स हैं, मैंने कुछ लोग का नाम लिया, तो ये सारे रूट्स हैं, सो काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, और ये शो करता है, ये दर्शाता है कि कितने इन देशों के एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी रही है, और दोनों देश एक दूसरे के क्लोज हैं। इसी संदर्भ में मैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी बात करना चाहूँगा, जो हम दोनों देशों ने इसमें शुरुआत की है, और उसको इनॉग्रेट कुछ समय पहले किया गया, जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है इस दोनों देशों के संबंध को आगे बढ़ाने के लिए। काला पानी और सुस्ता और जो मैप कंट्रोवर्सी रही, मधेश के जो इशू रहे, ये हमारे साथ आज के समय के कुछ इरिटेंट्स हैं, जो कुछ ऐसे टकराव के बिंदु हैं जिसे हमें दूर करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस कोरोना के समय में दोनों देशों ने, भारत ने नेपाल के साथ मिलकर काम किया, और आप जानते हैं कि भारत ने जितनी भी संभावनाएं थी, जो अभी हमने कोरोना के जो वैक्सीन्स आए हैं, उसके लिए भी नेपाल को उसने सहायता दिया। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों देशों के मध्य जब छोटे छोटे राजनीतिक कभी बातचीत आ जाती है, जो टकराव आने लगता है, जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, तो लगता है कि दोनों देश एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के साथ काफ़ी पास हैं। दोनों देश के साथ जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो कभी या कुछ ऐसे इरिटेंट है, जैसे सुस्ता का प्रश्न था, जैसे काला पानी का प्रश्न था, या मैप की कंट्रोवर्सी थी, तो वो इश्यूज हैं जहां पर हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। अदरवाइज दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार मिलकर काम करते हैं, लगातार आवागमन बना रहता है, लगातार बस सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज हमारी, और जो ऑयल की पाइपलाइन है, वो धीरे धीरे हमारे साथ आगे बढ़ रही है। तो हम दोनों के जो देश हैं, हम लोग का जो संबंध है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत की सुरक्षा की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। नेपाल को यह ध्यान रखना होगा कि भारत की जो प्राइमरी कंसर्न है, जो पहला प्राथमिक कंसर्न है, अपनी संप्रभुता को बनाए रखना, अपनी क्षेत्रों की सुरक्षा। यदि चीन या कोई भी ऐसे देश, पाकिस्तान, भारत के खिलाफ नेपाल के भूमि का उपयोग करते हैं भारत विरोधी कार्रवाई के लिए, या ऐसे तत्वों को बढ़ावा देने के लिए
जो भारत के संप्रभुता और अखंडता एकता के खिलाफ हों, तो भारत नेपाल के साथ मिलकर उसे दूर करने की कोशिश करेगा। नेपाल को चाहिए कि वह भारत के खिलाफ ऐसे तत्वों को अपने भूमि का उपयोग ना करने दे, साथ ही साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी करे। भारत चाहता है कि नेपाल के साथ संबंधों को इस और बेहतर बनाया जाए, जिससे कि इस दक्षिण एशिया में जो उसके साथ बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान या अफगानिस्तान आदि देश, श्रीलंका आदि देशों के साथ जो संबंध धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी देश इसे अपने सिर्फ एक छोटी सी अपने लघु उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उसे अपना आश्रय स्थल न बनाए, और उसे नेपाल के भी संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए, नेपाल के नीति को ध्यान में रखते हुए कार्य को करना चाहिए। और नेपाल को चाहिए कि वो भारत के साथ बेहतर से बेहतर संबंध को बनाने के लिए ऐसे तत्वों को बढ़ावा न दे। थैंक यू।